Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel Assolos Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 7 that is physics of solids. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 7.1.4 that is unit cell and crystal lattice. तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम से टॉपिक को थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर हम थ्योरी की तरफ चलेंगे। तो ये है हमारे पास फिगर 7.5, उसका ये पार्ट है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस बेटा किस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी हमारे सॉलिड का या किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से अगर ये सोडियम क्लोराइड का पूरा स्ट्रक्चर है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि एक स्मॉलेस्ट पैटर्न जो कि पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 3 डायमेंशनली रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक शेप है जो रिपीट हो रही है, एक स्मॉलेस्ट क्यूब है जो रिपीट हो रहा है, जिससे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये है हमारे पास यूनिट सेल, ठीक है। यानी यूनिट सेल हम बोलते हैं ऐसे स्मॉलेस्ट पैटर्न को, ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट को जो हमारे पास पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 3 डायमेंशनली रिपीट हो रहा है। यानी एक्स एक्सिस में भी रिपीट हो रहा है, वाई एक्सिस में भी रिपीट हो रहा है और जेड एक्सिस में भी। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये है और पीछे भी है, नीचे भी है, इस साइड पे भी है। तो हर डायरेक्शन में ना एक शेप हमारी रिपीट हो रही है, एक हमारे पास यूनिट रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो बेसिक कंसेप्ट ना यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस का यही है कि हमारा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, और उसके स्मॉलेस्ट पैटर्न को जो रिपीट हो रहा होता है, जिससे मिलके वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना होता है, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द हाईली ऑर्डर्ड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल सॉलिड। यानी कि हम क्रिस्टल लैटिस को ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो पूरा है ना, ये क्रिस्टल लैटिस भी है और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास ना इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको मैंने आपको बता दिया कि यूनिट सेल बोलते हैं। अब इट कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग एक्स-रे डायफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में एक वीडियो में बताया था कि हम किसी भी मटेरियल के जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर एटम्स के अरेंजमेंट को देखना चाहते हैं या एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं XRD यानी एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। और ब्रैग्स लॉ जो है ना वो उस टेक्निक के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें मिलके हमें किसी भी मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताती हैं। अब हम यूनिट सेल को डिफाइन कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या होता है। अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यानी यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। रिपीटिंग यानी जो रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर साइड से तीनों डायमेंशन में रिपीट हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, ये है एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब when this unit cell is repeated in 3 dimension it forms the complete crystal। जब ये 3 डायमेंशन में रिपीट हो जाता है तो ये पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, ठीक है। अब यूनिट सेल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, यूनिट सेल रिप्रेजेंट्स शेप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, साइज रिप्रेजेंट कर रहा होता है और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब किस तरह से कर रहा होता है, अब मैं आपको इसी यूनिट सेल से दिखाती हूँ कि अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये एक ना क्यूबिक शेप का यूनिट सेल है, ऐसे ही है ना। और अगर आप पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें तो ये पूरा भी एक क्यूब लग रहा है, ठीक है, जैसे ये क्यूब है पूरा, ठीक है। तो यानी जो इसकी शेप होगी हमारे यूनिट सेल की, वही हमारे पूरे क्रिस्टल लैटिस की शेप होगी। अब अगर आप इसके साइज को देखें तो इसका जो साइज है, वैसे ये छोटा है, लेकिन इसकी जो साइज से मुराद ये है कि इसकी जो मतलब कि एक्स और वाई और जेड एक्सिस की जो लेंथ है ना, जो भी इसकी है ना, वही सेम यहाँ पे भी होगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ये एक में इतना है तो अगर हमने इसको बढ़ाया है, 3 डायमेंशन में रिपीट किया है, तो इसी लेंथ ने दूसरे के साथ जुड़ी है, इसी एक लेंथ के साथ। लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे ये यूनिट सेल यहाँ पे जुड़े हैं ना, उन सब का साइज आपस में सेम है, ठीक है, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एटम की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम जैसे यहाँ पे हुई है उसी तरह पूरे क्रिस्टल के अंदर है। जैसे अगर इसके दोनों कॉर्नर्स पे आप देख सकते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर एटम है हमारे पास और यहाँ पर नीचे लोअर कॉर्नर्स के ऊपर एटम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एटम दो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है। इसी तरह से अगर इन दोनों को देखें आप तो यहाँ पे भी एटम्स हैं। तो यानी सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, सेम साइज होता है, सेम शेप होती है यूनिट सेल की पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। अब बेटा हमारे पास आ जाता है बेसिस, ठीक है।
तो बेसिस जो है ना बेसिकली ये होती है हमारे पास एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं बेसिस। यानी हमारे जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो जो कॉर्नर्स पे एटम जुड़े हुए अभी मैंने दिखाए थे ना आपको डायग्राम में, या NaCl के स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था कि सोडियम और क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो बनता है ना उसमें सोडियम और क्लोरीन के एटम्स जुड़े होते हैं, ठीक है, कॉर्नर पे रखे होते हैं, कोई कहीं पे रखा होता है, कोई कहीं पे रखा होता है। ये जो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स है ना ये बेसिकली हमारे पास कहलाती हैं बेसिस, ठीक है। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड इन अ क्रिस्टल आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आ जाती है जो मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया। तो अ क्रिस्टल लैटिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग यूनिट सेल। मैंने आपको बताया था रिपीटिंग यूनिट सेल यानी कि यूनिट सेल रिपीट करता है अपने आप को 3 डायमेंशनली और फिर हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, ठीक है। अब इट इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द क्रिस्टल, और ये हमारे पास ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है क्रिस्टल का, फ्रेमवर्क यानी कि पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो हमारा कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, यानी कि कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस जो है ना वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। कौन सी 2 चीजें हैं? एक होता है हमारे पास बेसिस जिसका हमने यहाँ पे पढ़ लिया, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम, और एक होता है हमारे पास लैटिस। तो अब लैटिस का मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि वो क्या होता है। तो बेटा ये जो लैटिस होती है ना बेसिकली ये हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं और ये आप समझ लें कि वो पोजीशंस होती हैं जहां पे इन एटम्स ने और इन ग्रुप्स ऑफ एटम्स ने या इन मॉलिक्यूल्स ने या दूसरे लफ्जों में इन बेसिस ने जाके प्लेस होना होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक आप इमेजिन करें कि बहुत सारे इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और वहां पर हमने जाके अपने एटम्स को प्लेस कर दिया उन पॉइंट्स के ऊपर। जब हम प्लेस कर लेते हैं तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सॉलिड का। तो बेसिस प्लस लैटिस मिलके कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। अब लैटिस की एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन इमेजिनरी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर टू ज्वाइन द बेसिस इज कॉल्ड लैटिस। जो अभी मैंने आपको बताया एन इमेजिनरी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर या इमेजिनरी जियोमेट्रिकल पॉइंट्स जहां पर ज्वाइन करती हैं बेसिस इज कॉल्ड लैटिस, उसको हम लैटिस बोलते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है और ये भी एक डेफिनेशन है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है ना अभी जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया वो क्यूबिक था, ठीक है, आपने देखा ना उसकी शेप क्यूब की थी। अब इसकी टाइप्स होती है, डिफरेंट शेप हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी पहली टाइप जो है वो सिंपल क्यूबिक है उसी को देखते हैं। और वैसे बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो पहली है सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक सेल। एटम जो होते हैं वो इस क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स को इस यूनिट सेल के अंदर अगर कैलकुलेट करना चाहें कि टोटल कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे तो उसके लिए हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट मैंने आपको बता दिया वो इमेजिनरी पॉइंट्स जहां पे जाकर बेसिस प्लेस होती है, ठीक है। यानी कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जहां पर जाकर हम उसको जहां पे अटैच करते हैं। तो लैटिस पॉइंट उनको टोटल उनको काउंट कर लेना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर लैटिस पॉइंट, ठीक है। यानी कितने लैटिस पॉइंट हैं और उनके ऊपर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, हर लैटिस पॉइंट के ऊपर कितने हैं। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना इसके अंदर टोटल जो हमारे पास लैटिस पॉइंट होते हैं वो 8 होते हैं। यानी कि 8 ऐसी जगहें होती है जहां पर एटम जाके बैठ सकते हैं। और हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है वो 1/8 होता है और टोटल हमारे पास 1 एटम बन जाता है। यानी इस सिंपल क्यूबिक के अंदर टोटल हमारा 1 एटम होता है, ठीक है। यानी अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसके अंदर 1 एटम होगा। अब इसको ना मैं आप आगे जाके आपको डायग्राम से बताती हूँ कि किस तरह से एक होता है। तो अगर आप इस क्यूब को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके कितने कॉर्नर्स हैं, इसके 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर वाले 4, ये वाले 4 और ये वाले 4, ये टोटल कितने कॉर्नर बन गए, 8 कॉर्नर बन गए, ठीक है। अब ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय द 8 यूनिट सेल। अब ये जो हर कोना है ना बेटा ये पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर या क्रिस्टल लैटिस के अंदर ना 8 मजीद यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड हो रहा होता है, ठीक है। अब वो कैसे शेयर हो रहा होता है वो मैं आपको उस पिछली डायग्राम से दिखाती हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये वाली डायग्राम जो है, अगर ये हमारा एक यूनिट सेल है और अगर हम इस लेट से इस कॉर्नर को ले रहे हैं या लेट्स सपोज इस कॉर्नर को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिट सेल है ना, ये वाला, ये हमारा जो क्यूब है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना। अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो ये बेटा हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। इस चीज को आपने गौर से समझ लेना है। एक दफा अगर आपको समझ आ गया ना तो बस फिर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये कॉर्नर मैं कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ये कॉर्नर है, ठीक है, इसको हम लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं या कॉर्नर बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि हर कॉर्नर जो होता है ना एक यूनिट सेल का
वो 8 मजीद कॉर्नर के साथ शेयर्ड होता है, ठीक है। तो आप ये कॉर्नर जो है ना इसको देखना है आपने, एक तो ये इसी यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है, ठीक है, इसका है कोना तो इसके साथ तो शेयर्ड होगा, ठीक है। अब एक जो है ना ये इस यूनिट सेल के साथ है, आगे वाला ये वाला, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। अब इस कोने के 2 यूनिट सेल हो गए। अब एक जो है ना ये वाला कॉर्नर यूनिट सेल है ना इसके साथ शेयर्ड है, ठीक है। ये जो आगे वाला ऊपर वाला, एक तो नीचे वाले के साथ है ना, नीचे वाला का तो हिस्सा है, ऊपर वाले के साथ भी है, ऊपर वाले का भी है, ठीक है। यहाँ से इस वाले का भी है और इस वाले का भी है, तो यानी आगे से ना ये 4 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड हो रहा है। और जिस तरह ये फ्रंट से 4 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड है ना, इसी तरह बैक साइड पे भी ना ये 4 यूनिट सेल पीछे से बने हुए हैं, इनके साथ भी ये शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। यानी फ्रंट से भी 4 यूनिट सेल है जिसका ये हिस्सा है, और बैक साइड से भी 4 यूनिट सेल है जिसका ये हिस्सा है, ठीक है। तो टोटल मिला के ये 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है एक कॉर्नर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इस कॉर्नर के ऊपर कोई एटम पड़ा हुआ है तो मतलब कि फिर वो भी 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड हो रहा होगा, यानी उसके भी 8 हिस्से हो रहे हैं। तो यानी कि हर एक कॉर्नर के ऊपर जो एक एटम पड़ा होता है ना, उस एक एटम में से 8वां हिस्सा एक यूनिट सेल को आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो 8 में शेयर्ड है ना, तो इसका मतलब उसके 8 टुकड़े हो रहे हैं, वो उसके 8 टुकड़े 8 यूनिट सेल को जा रहे हैं, तो हर यूनिट सेल को एक हिस्सा मिल रहा है। और अगर हर कोने से एक हिस्सा एक यूनिट सेल को मिल रहा है, उसके टोटल 8 कोने हैं, ठीक है, हर कोने से एक मिल रहा है, तो एक एक कोने से मिला, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आप इसी को देखें कि ये वाला जो है ना इसमें से हमें 8वां हिस्सा मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है, ठीक है। इस कोने से भी ये भी 8 के साथ शेयर्ड होगा, तो यहाँ से भी 1/8 मिल रहा है, यहाँ से भी 1/8 मिल रहा है एटम का, यहाँ से भी 1/8 हिस्सा मिल रहा है एटम का, यहाँ से भी 1/8 हिस्सा मिल रहा है, यहाँ से भी 1/8 है, यहाँ से भी 1/8 है, यहाँ से भी 1/8 है। टोटल 8 कोने हैं और हर कोना हमें 1/8 दे रहा है। तो अगर हम 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें इस टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे ना पर यूनिट सेल। तो हमने यही किया है अपने फार्मूले के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकालने के लिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के लिए लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट का मतलब है कॉर्नर्स, क्योंकि लैटिस पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर्स ही हैं। सिंपल क्यूबिक के अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इसी के ऊपर जाके हमारे पास जो हमारे एटम्स होते हैं वो प्लेस होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर आगे वाली टाइप्स के अंदर और कंडीशन आएंगी, लेकिन सिंपल क्यूबिक के अंदर जो उस क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं ना वो हमारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं, यानी वो जगह होती है जहां पर बेसिस ने यानी एटम्स ने या नंबर ऑफ एटम्स ने आके प्लेस होना होता है, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, इसलिए 8 हो गए। और नंबर ऑफ एटम पर लैटिस पॉइंट यानी हर एटम के ऊपर लैटिस पॉइंट कितना हिस्सा डाला है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो 8 के साथ शेयर है तो 1/8 हिस्सा आ रहा है वहां से, ठीक है। तो 1/8, तो जब 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 होगा 8 से कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ जाएगा 1 एटम। तो ये चीज यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। सो कंट्रीब्यूशन कितनी हो रही है 1/8 की हो रही है हर कॉर्नर की साइड से। ये कॉर्नर भी 1/8 एटम दे रहा है, ये भी 1/8 दे रहा है, ये भी इसी तरह से 8 कॉर्नर 1/8 की शेयरिंग कर रहे हैं, 1/8 की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जब मल्टीप्लाई होता है 1/8 को 8 के साथ तो 1 यूनिट सेल आ जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसकी वो होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। हमारे पास पहली टाइप थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब दूसरी हम देखते हैं कि यूनिट सेल इस तरह के भी हो सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड हो, यानी उनकी बॉडी के सेंटर पे एटम पड़ा हो, ठीक है। एक तो कॉर्नर्स पे पड़ा हो ना, कॉर्नर वाले तो हमने देख लिए। अब ये हमारे पास ऐसी टाइप है जिसमें कॉर्नर्स पे भी एटम होते हैं और बॉडी पे भी एक एटम होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर पे भी, ये जो पिंक वाला एटम है ना बॉडी सेंटर पे, और बाकी येलो वाले कॉर्नर्स पे पड़े हैं, तो इस टाइप का भी यूनिट सेल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एटम्स आर एट 8 कॉर्नर्स पे हैं एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी और 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी है। अब इसमें हमने अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं तो क्या करेंगे, सेम लैटिस पॉइंट उसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे, लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर लैटिस पॉइंट, जैसे ये हमने सिंपल क्यूबिक में किया था। यहां तक फार्मूला बिल्कुल वैसा है। अब यहाँ पे एक चीज की एडिशन हो रही है, वो क्या है, +1 बॉडी सेंटर्ड एटम, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है ना कि इसमें एक बॉडी सेंटर वाला एटम है और यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो फार्मूले में भी सिर्फ एक ही चीज का चेंज होगा, बाकी सारा वैसे सेम रहेगा सिंपल क्यूबिक की तरह। बस ये जो बॉडी सेंटर वाला एटम है इसको भी हमने ऐड करना है, ठीक है। तो बाकी वैसे रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, क्योंकि 1/8 की कंट्रीब्यूशन आ रही है 8 कॉर्नर से, और +1 एटम जो कि बॉडी सेंटर पे है। तो ये दोनों 8 और 8 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस ये बॉडी सेंटर वाला एटम, तो ये बन जाएंगे 2 एटम्स पर यूनिट सेल। यानी कि सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 एटम पर यूनिट सेल होता है और बॉडी सेंटर के अंदर 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, ठीक है।
तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको फार्मूले से कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए, डायग्राम से भी पता होना चाहिए, और साथ साथ आपको ये एटम्स की तादाद भी याद होनी चाहिए कि बॉडी सेंटर में टोटल एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। थर्ड टाइप है बेटा हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड नहीं है, अब हमारे पास जो है फेस सेंटर्ड है। तो उसी तरह से हमारे पास 8 कोनों पे ये जो येलो एटम्स है ये एज इट इज होंगे जैसे सिंपल क्यूब के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे अब बॉडी पे होने के बजाय फेस सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे भी एटम आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखेंगे इसके कितने फेसेस होते हैं। अच्छा बेटा, क्यूब को समझने का ना सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपका जो रूम होता है ना, आप उसको क्यूब इमेजिन कर लें, ठीक है। आप जिस भी रूम में बैठे हैं ना, आप लेट्स सपोज आप उसको ना आप क्यूब ले लें, ठीक है। यानी आपके सामने जो रूम की जो दीवार है ना, उसको आप सामने वाला फेज ले लें, फ्रंट फेज है। बैक साइड की दीवार है वो बैक वाला फेज है क्यूब का, ठीक है। राइट साइड पे जो दीवार है वो राइट फेज है, लेफ्ट साइड पे जो दीवार है वो लेफ्ट फेज है। अब आपके जो ऊपर वाली साइड पे एक छत है और नीचे वाली साइड पे जो फर्श है, ये सारे फेसेस हैं, ठीक है। तो ये जो फेसेस हैं टोटल कुल मिला के कितने बन जाते हैं, हमारा राइट, लेफ्ट, सामने वाला, पीछे वाली साइड, ऊपर नीचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फेसेस बन जाते हैं। तो ये जो 6 फेसेस है ना, अब 6 के 6 फेसेस के ऊपर इनके सेंटर पे, यानी ये ऊपर वाला, आप इसे आप सपोज कर लें ये छत है आपके रूम की, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर एक यूनिट सेल, यहाँ पर एक एटम है, और अगर ये आपके पास एक दीवार है साइड वाली, उसके दरमियान में एक है एटम, ठीक है। और ये एक दूसरी साइड वाली दीवार है, उसके ऊपर एक एटम है, एक नीचे वाला जैसे फर्श है उसके ऊपर एक एटम है, ठीक है। एक बैक साइड के ऊपर ये वाला एटम है, और ये फ्रंट साइड के ऊपर एटम है, ठीक है। अब अगर आप इनकी कंट्रीब्यूशन देखें कि यहाँ पर जो एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये कितना कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कॉर्नर वाले एटम्स तो 1/8 कर रहे होते हैं, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल के साथ जुड़ा होता है कॉर्नर, इसलिए वो 8 को ही अपना हिस्सा दे रहा होता है एटम, ठीक है। इसलिए 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा होता है हर यूनिट सेल के अंदर। लेकिन ये जो फेस सेंटर वाले एटम्स है ना, ये बेटा 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। और 1/2 किस तरह से कर रहे होते हैं कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर ये रूम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये रूम है, तो इसके साथ भी तो एक कमरा होगा ना, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना, इसके साथ भी एक यूनिट सेल है। अब इसका जो साथ वाला यूनिट सेल है ना, ये एटम आधा उसके अंदर आ रहा है और आधा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये जो है इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल हमने देखा था, तो ऊपर वाला यूनिट सेल है ना, ये एटम जो फेस सेंटर के ऊपर है यानी छत के ऊपर है, तो आप यूं समझें कि अगर छत के ऊपर एक बॉल है, सुराख है, उसके अंदर एक आपने बॉल फंसा दी है, तो यूं समझे कि उसका आधा कर्व नीचे से आपको नजर आ रहा है। आप नीचे जो रूम में बैठे हैं आप उसको देख सकते हैं कि आधा एटम नीचे आ रहा है, और एक बंदा जो छत के ऊपर वाले रूम में, जो छत के ऊपर रूम है, ठीक है, उस पर बैठा है, तो उसको अपने फर्श से आधा एटम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, ठीक है। इस तरह से ना हर फेज के ऊपर ये 1/2 की कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन ना समझना लाजमी है, इसी से आपको पता चलता है कि टोटल एटम्स कितने हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक कंसीडर कर लें तो इस तरह से तो ये 6 एटम हो गए, और कॉर्नर से हमें एक मिल रहा है तो 7 बन जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स बनते हैं। तो क्यों 4 बनते हैं, क्योंकि हर एटम 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है जो फेस के सेंटर के ऊपर है, और कॉर्नर वाले 1/8 कर रहे हैं। तो अब इसको हम पढ़ते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक में हमारे पास क्या है, इट हैव 8 एटम्स एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर के ऊपर 8 एटम्स हैं, ठीक है। यानी कि कंट्रीब्यूट 1/8 कर रहे हैं लेकिन 8 एटम्स हैं। एंड 1 एटम एट ईच फेस, और एक हर फेस के ऊपर एक एटम है, ठीक है। इस फेस के ऊपर भी है, इस फेस के ऊपर भी है, हर फेस के ऊपर एक एटम है। तो अब इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का फार्मूला होगा लैटिस पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स पर लैटिस पॉइंट, सेम वही वाला फार्मूला जो हमने सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ा था, प्लस अब इसमें कौन सी एडिशन होगी, फेसिस, टोटल फेसिस यानी कितने फेसिस हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स एट ईच फेस। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 वाली बात तो आपको पता है, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फेसिस कितने, फेसिस हैं 6, और नंबर ऑफ एटम्स एट ईच फेस, हर फेस के ऊपर कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है, 1/2 की। तो 1/2 की है, 2 3 6 होता है, तो यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिलता है। तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर हमारे पास कितने होंगे, वो होंगे 4 एटम्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, और वैसे भी ये फार्मूलाज आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आने चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको दिखाया कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये हमारे पास किस तरह के होते हैं, 7 शेप्स के होते हैं, ठीक है, 7 शेप्स के होते हैं। और इनमें क्या डिफरेंस होता है कि इनमें एक तो इनका एंगल का डिफरेंस आ जाता है, इसके अलावा इनकी साइड्स डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्यूबिक आपके पास यूनिट सेल है, टेट्रागोनल है, और हमारे पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। जैसे यूनिट सेल की 3 टाइप्स हमने पढ़ी ना, तो क्रिस्टल सिस्टम्स की 7 टाइप्स होती हैं। और उसके बाद मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, ट्राइक्लिनिक है, ठीक है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है। तो ये टेबल आपने मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं खास जो मैं आपको बताऊं। इसकी शेप्स को भी आपने एज इट इज याद रखना होता है,
इनके नाम को भी, और ये जो आपको लिखा हुआ है कि ये कहीं पे साइड्स बराबर हैं, जैसे ए बी साइड क्यूबिक में बराबर है, यहाँ पे सी वाली साइड ए बी के बराबर नहीं है, इस तरह से एंगल्स वगैरह को भी दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ आपने इसको याद कर लेना है टेबल को, और ये ज़रूरी याद कर लेना, स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें से MCQs बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब हमने ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इसमें सबसे पहले हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन देख ली थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट सेल क्या होते हैं, ठीक है, और फिर देखा हमारे पास लैटिस क्या होती है, बेसिस क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लैटिस और बेसिस को ऐड करके बनता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, सॉलिड कहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एप्लीकेशन क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सो डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। आपको पता है, लड़कियों को ये चीज़ ज़्यादा पता होगी कि डायमंड की ज्वेलरी होती है। एंड कटिंग टूल्स, और डायमंड ना कटिंग टूल के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड मटेरियल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी, टूटता नहीं है बहुत आसानी से। ठीक है, इसलिए ना ये कटिंग के लिए, कहीं पे भी चीज़ों को कट करने के लिए यूज हो जाता है। और क्वार्ट्स आर यूज्ड इन वॉचेज एंड क्लॉक्स, तो आपकी जो रिस्ट वॉचेज होती हैं या वॉल क्लॉक होती है, यहाँ पे क्वार्ट्स यूज होते हैं। रॉ मटेरियल्स इन मैनी इंडस्ट्रीज, और रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इमॉर्फस सॉलिड कहाँ पे यूज होता है, ग्लास आपको पता है इमॉर्फस सॉलिड है, इनको हम ग्लासी सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो ग्लास इज यूज्ड इन बॉटल्स एंड विंडोज। ठीक है, ये जो आपके विंडो लगी होती हैं घर में, नॉर्मल जो आपकी विंडोज होती हैं, इनमें भी इमॉर्फस सॉलिड यूज हो रहा होता है, और बॉटल्स में भी इमॉर्फस सॉलिड यूज होता है। रबर इज यूज्ड इन टायर्स एंड शूज। ठीक है, रबर जो है वो टायर्स में यूज होती है और शूज में। और तीसरी हमारी टाइप थी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये कहाँ पे यूज होती है, मोस्ट इनऑर्गेनिक मेटल्स, मैनी सिरेमिक्स, रॉक्स एंड आइस आर पॉलीक्रिस्टलाइन। ठीक है, ये तो पहले मैंने ये बता दिया कि ये सारी पॉलीक्रिस्टलाइन होती हैं, विच हैव वास्ट एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। मेटल्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रॉक्स जो हैं वो आपकी यूज होती हैं, आपकी बिल्डिंग मटीरियल्स के अंदर यूज होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन हैं और बहुत सारी यूजेस हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है। यूनिट सेल को आपने समझना है, क्रिस्टल लैटिस को समझना है, और इसकी जो मैंने आपको समझाया ना, इसकी डायग्राम्स को, और जो कंट्रीब्यूशन बताई है ना एटम्स की फेस सेंटर में, बॉडी सेंटर में, ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है, और यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाकी तो ये आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।